नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अमेरिका अपनी औकात पर आ गया है। जिस तरह से वो पूरी दुनिया में अस्थिरता पैदा करता है, अलग अलग जगहों पर आतंकवाद फैलाता है, देशों को बांटता है, वैसी हरकतें फिर से करने लगा है। भारत से चिढ़ने लगा है और भारत को निशाना बनाने लगा है। भारत के खिलाफ उसने अपना मोर्चा खोल दिया है और ये सब काम सीधे नहीं कर रहे हैं बाइडन। कभी किसी संस्थान से, कभी किसी राज्य सरकार से, कभी किसी नेता से और कभी किसी संगठन से भारत को निशाना बना रहे हैं। मैंने कल आपको स्पेशल 301 पे वीडियो दिखाया था और ये बताया था कि किस तरह से भारत पर बहाने से प्रतिबंध लगाया जा रहा है और किस तरह से भारत को जानबूझकर एक ऐसी कैटेगरी में डाला गया है जिसमें उसने हमारी कटपति पे पिस्टल लगा दी है और कॉपीराइट के नाम पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम पे वो भारत को घिर रहा है। आज एक उससे भी खतरनाक, उससे भी खौफनाक मसले पर बात करूंगा। आपको बताऊंगा कि अमेरिका का नया पैंतरा क्या है, भारत सरकार का ऐतराज़ क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे और खुलकर अमेरिका को कहा कि आप हमको उंगली मत दिखाइए। दरअसल अमेरिका भारत को लगातार दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है कि भारत किस तरह से रूस के खिलाफ हो जाए। कई जगह, कई नीतियों में, कई चीज़ों में भारत ने रूस के खिलाफ जाकर काम भी किए हैं इस बीच में, सिर्फ इसलिए कि शायद एक बैलेंस करना वो चाहता था। लेकिन उसके बावजूद जो सरकार है अमेरिका की, वो बाज नहीं आ रही है और उसने धीरे धीरे करके, पहले आप देखिए टोनी ब्लिंकन जो हैं, उन्होंने एक मसला उठाया भारत में ह्यूमन राइट्स का, जिसका मुंह तोड़ जवाब मिला। फिर उन्होंने सुपर 301 का एक मसला, स्पेशल 301 का उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसी श्रेणी का देश है जो अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करता है। इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है और गंभीरता से नज़र रखने की ज़रूरत है। ये उन्होंने अपनी एक रैंकिंग में निकाला। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब जो किया है उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। भारत के टुकड़े करने की साजिश का अमेरिका हिस्सा बन रहा है। अमेरिका के बारे में मैं आपको उसके नए कदम के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको एक छोटा सा वीडियो श्रीमती इंदिरा गांधी का सुनाना चाहूँगा। ये 1984 का वीडियो है, उनकी मौत से कुछ महीने पहले का, जिसमें वो साफ इशारा कर रही हैं कि भारत में जो आतंकवाद फैला है उसके पीछे कोई पाकिस्तान भारत की तरक्की से जलता ऐसी वजह नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे देश हैं जो भारत को अपने रास्ते पर अपने तरीके से चलाना चाहते हैं और भारत अपनी स्वतंत्र नीति तय करता है, इसलिए वो हमसे चिढ़ते हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे एक बार फिर से पंजाब के बारे में करना चाहती हूँ। अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं, ख़ासतौर पर जब हम बाहर के मुल्कों में रहते हैं, तो जैसा आपने पहले भी कहा, अफवाहें वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं और उनको अफवाहें ले लीजिए या सचमुच में सही घटनाएं हैं कि इनमें बाहर के देशों का बहुत बड़ा हाथ है कि भारत की जो एकता है वो टूटे, पंजाब एक अलग प्रांत बने, ताकि जो बाहर के इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो आके भारत को तंग करें या उसकी प्रगति में रोड़ा अटकाएं। ये कहाँ तक सही है? नहीं, प्रगति में तो कोई रोड़ा शायद नहीं डालना चाहता है, लेकिन ये सच है कि कुछ ऐसे तबके बाहर हैं जो चाहते हैं कि भारत की जो स्वतंत्र नीति है ना उतनी स्वतंत्र न रहे। जो वो लोग चाहते हैं वैसा हम करें, उस रास्ते पे चलें। तो ऐसे लोग तो हमेशा कुछ दखल देते ही रहते हैं। अब पंजाब में कहाँ तक दखल है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये आपने भी देखा होगा कि ऐसे जो कुछ ऐसा मूवमेंट एक चला है, आंदोलन, उसके ज़्यादातर दफ्तर और ये सब चीज़ें सब बाहर हैं, बाहर के देशों में। शायद कनाडा में भी है, कुछ यूरोप के 2-3 देशों में है। और इस इंटरव्यू के कुछ समय बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। अब फिर वैसे ही हालात हैं। भारत फिर से एक स्वतंत्र नीति पर चलने की कोशिश कर रहा है। भारत फिर से रूस के मामले में तटस्थ रहना चाह रहा है और जैसे ही भारत तटस्थ रहने की कोशिश करता है, अमेरिका उसको डराता है, उस पर दबाव बनाता है। अब हालत यह है कि खालिस्तान को लेकर, पंजाब की आज़ादी और खालिस्तान बनाने को लेकर खालिस्तान की मांग का समर्थन कर दिया है और 29 अप्रैल को एनिवर्सरी ऑफ सिख इंडिपेंडेंस के तौर पर
मान्यता दे दी है वहाँ के एक राज्य ने। एनिवर्सरी ऑफ सिख इंडिपेंडेंस किस दिन? 29 अप्रैल को इसकी मान्यता दी। और बाकायदा एक वहाँ का राज्य है कनेक्टिकट, जिसकी विधानसभा मान लीजिए भारत की भाषा के हिसाब से उनकी जो असेंबली है उसने इसको बाकायदा मान्यता दी और उसके लिए एक बाकायदा एक साइटेशन उसके लिए तैयार किया, प्रशस्ति तैयार की, जिसमें सिख सेपरेटिस्ट आंदोलन की सराहना की। और इस सारी चीज़ों को लगातार विरोध किया जा रहा है। भारत का जो वहाँ का कॉन्सुलेट है उसने चिट्ठी लिख के कहा है कि हमको अमेरिका की सरकार से अब बात करनी पड़ेगी, जिस तरह की हरकत हुई है। अब इतने सारी जगहों से किसी राज्य की विधानसभा में अगर प्रस्ताव पारित करा दें अमेरिका के खिलाफ, बाइडन के खिलाफ, तो अमेरिका को कैसा लगेगा? हो सकता है कि कहने को वो दिखा दें नहीं उन्होंने कर दिया, लेकिन सच तो ये है कि ये सब नीतियाँ जो विदेश के मामले हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के ही तहत आते हैं, वो मामले किसी स्टेट की गवर्नमेंट के तहत नहीं आते। और ये भारत की अखंडता के ऊपर सवाल उठाया गया है, भारत के टुकड़े करने वाली कोशिश की गई है। देखते हैं मोदी सरकार कितनी सख्ती से इसमें पेश आती है। थोड़ा सा इतिहास जाएं तो 1971 में जब यहाँ पे चल रहा था जम के खालिस्तान का आंदोलन, उस वक़्त भी अमेरिका का CIA आवश्यकता से अधिक उसमें रुचि ले रहा था और खालिस्तान के आंदोलनकारियों को समर्थन कर रहा था। ये डॉक्यूमेंटेड है, इतिहास में है। इसी तरह से 1980 में जब खालिस्तान राष्ट्र परिषद बनाई गई तो उसमें भी अमेरिका का समर्थन था। एक जगजीत सिंह थे, भारत में चुनाव हारे, उसके बाद वो चले गए और अमेरिका और यूरोप से उन्होंने जम के खालिस्तान का आंदोलन चलाया। उन्होंने खालिस्तान के बाकायदा नोट छापे, खालिस्तान का डाक टिकट निकाला और अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने 13 अक्टूबर 1971 को एक बाकायदा स्वतंत्र सिख राज की घोषणा करते हुए एक विज्ञापन छापा गया और उस विज्ञापन में ये कहा गया कि आप हमको चंदा दीजिए, हम सिख आज़ाद देश बना रहे हैं। ये आप पाकिस्तान के ऊपर कहते हैं और अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। इन सारी घटनाओं को देखकर आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने दे रहा था? क्या न्यूयॉर्क टाइम्स उनका अखबार नहीं है? क्या खालिस्तान के नोट उनके देश में नहीं छपे थे? क्या खालिस्तान के डाक टिकट उनके यहाँ नहीं छपे थे? एक इमारत बनाई गई खालिस्तान हाउस और उसको हेडक्वार्टर बनाया गया खालिस्तान का। उस इमारत से ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका में और जर्मनी में जो लोग भी समर्थक थे खालिस्तान के, उनके साथ संपर्क बनाया गया, रणनीतियाँ बनाई गई, फंड मिला। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अफ़गानिस्तान में भी किस तरह से खूब सारा फंड अमेरिका ने दिया था और वो फंड देती रही अलगाववादियों को। इसी तरह से खालिस्तान आंदोलन को फंड दिया गया और इस इमारत के जनरल सिंह भिंडरावाले जैसे संत भी, जो बाद में जिनको आतंकवादी के तौर पर पहचाना गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार में एक ऑपरेशन के दौरान उनका निधन हुआ। खालिस्तान हाउस से एक्टिविटीज़ चलती रही। पाकिस्तान की सरकार उनको गेस्ट बनाकर बुलाती थी, अतिथि के तौर पर बुलाती थी और उन्होंने खुद को खालिस्तान रिपब्लिक, खालिस्तान गणराज्य का प्रेसिडेंट घोषित किया हुआ था, अध्यक्ष घोषित किया हुआ था। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और ये लगातार चला आ रहा है अमेरिका किस तरह से। और अब देखिए एक तरह से किसी तरह से पूरा का पूरा आंदोलन धीरे धीरे थम गया था। अलगाववादी गतिविधियां खालिस्तान को लेकर ख़ासतौर पे भारत में कम हो गई थी, ना के बराबर हो गई थी। वरना हमने देखा है कि खालिस्तान आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसमें आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जाता था। कश्मीर में अभी कुछ घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन खालिस्तान आंदोलन में तो बम रख देना बसों के अंदर, ट्रांजिस्टर बम, इस तरह की चीज़ें, लावारिस वस्तुएं प्लांट करके उससे लोगों को उड़ा देना, इस तरह की घटना हुई थी। तो जिन लोगों को खालिस्तान के बारे में नहीं पता है, जो लोग नए लोग हैं, उनको ये जानना ज़रूरी है कि खालिस्तान का मतलब क्या था। खालिस्तान का मतलब एक अलग राज्य मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि जब खालिस्तान का आतंकवाद यहाँ पे था तो क्या था और अब अमेरिका किस चीज़ को हवा दे रहा है, किस चीज़ को शह दे रहा है। 80 का दशक था, लगातार हिंसक घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही थी। 1981 में
लाला जगत नारायण पंजाब केसरी अखबार के संस्थापक थे, उनकी हत्या कर दी गई और उनकी हत्या में कई सारे लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें भिंडरावाले के साथी बड़ी संख्या में थे। और इस तरह से अखबार के हेड को उड़ा देना, सिर्फ इतना नहीं, 83 में पंजाब पुलिस के डीआईजी अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद पंजाब रोडवेज की बस में बंदूकधारी घुस जाते हैं, कई हिंदुओं को मार डालते हैं और इस तरह की तमाम सारी घटनाएं लगातार चलती रहती हैं। कांग्रेस सरकार को पंजाब की बर्खास्त करके इंदिरा गांधी ने अपनी ही पार्टी की और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया और उसे इसलिए ऐसा करना पड़ा उनको क्योंकि खालिस्तान का आतंकवाद किस तरह से एक परेशानी की सबब बन गया था 82 में। और जब ये पूरे देश में गतिविधियां चल रही थी 1982 में, भिंडरावाले ने जो स्वर्ण मंदिर है, अकाल तख्त है अमृतसर का एक पवित्र स्थान, वहीं पे वो घुस गए। उन्होंने वहाँ अपना हेडक्वार्टर बना लिया और महीनों अकाल तख्त से ही वो अपने विचार रखते रहे और तरह तरह से इस आंदोलन को, आतंकवादी गतिविधियों को वो बाकायदा सपोर्ट करते रहे, समर्थन करते रहे। मुखर रूप से वो इसके पक्ष में थे, वो सिख प्योरिज्म के पक्ष में थे। जो लोग आजकल हिंदूवादी राजनीति है इसमें समझ नहीं रहे हैं, जब कट्टरवादी राजनीति नेक्स्ट लेवल पे जाती है तो प्योरिस्ट हो जाती है। जब हिंदूवाद अगले नेक्स्ट लेवल पे जाएगा तो आप बेल बॉटम कुर्ता नहीं पहन पाएंगे, कोट पैंट नहीं पहन पाएंगे। हो सकता है आपको चुटिया रखना अनिवार्य कर दिया जाए, ऐसा उस वक्त हुआ था। जो बाल कटवा लेते थे सिख, वो भी आतंकवाद के बराबर निशाने पर होते थे। ये उस वक्त की आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा धीरे धीरे कट्टर हो गई थी। इसी तरह से जो लोग हिंदूवाद, हिंदू कट्टरवाद, हिंदू राष्ट्र चुन रहे हैं, वो लोग नोट कर लें कि आगे जाके वो उस कट्टरवाद को झेलेंगे, उनके साथ भी यही होगा। खैर, भिंडरावाले जब वहाँ पहुँच गए, घुस गए और सारी गतिविधियाँ कन्फर्म हो गया, तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा बड़ा अभियान चलाना पड़ा इंदिरा गांधी को। सेना को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में घुसाना पड़ा और इस घटना में, दुखद घटना में, बड़ी संख्या में सिविलियंस भी मारे गए। और इस ऑपरेशन के जो कमांडर थे मेजर जनरल के.एस. बराड़, उन्होंने बयान दिया था कि खालिस्तान की घोषणा होने वाली थी कुछ ही दिनों में। अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं किया जाता तो उस बहुत दिक्कत हो जाती, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी करना था। ये बराड़ साहब का बयान था और कोई भी ये नहीं कह सकता भिंडरावाले जो है वो खालिस्तान नहीं चाहते थे। अकाली दल ने कभी खालिस्तान नहीं चाहा, वो एक स्वायत्त सिख राज्य चाहते थे जिसके विदेश, रक्षा और दूसरी चीज़ें तो भारत के पास हो, बाकी सारे अधिकार, पानी का अधिकार, सीमा का अधिकार, वो पंजाब राज्य के पास होने चाहिए, ये वो चाहते थे। और जब पंजाब स्टेट बनी थी तब भी पंजाबी स्टेट की मांग को पेसिफाई करने के लिए हरियाणा अलग करके, कुछ हिस्सा हिमाचल को देके, चंडीगढ़ को इंडिपेंडेंट छोड़ के पंजाब राज्य को बांटा गया और एक सिख राज्य पंजाब बनाया गया था। ये सिलसिला पुराना चला आ रहा था और इसी दौरान ये ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है। और ब्लू स्टार में 1 जून से ही सेना ने 84 में स्वर्ण मंदिर को घेरना शुरू कर दिया। पंजाब आने जाने वाली रेलगाड़ियों को बंद कर दिया गया, बस सेवाएं रोक दी गई, फ़ोन कनेक्शन काट दिए गए, क्योंकि तो पूरे राज्य से वहाँ पे हो सकता था कि बहुत सारे लोग, धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थीं, वो आतंकवाद के लिए तो नहीं लेकिन कम से कम स्वर्ण मंदिर के प्रति श्रद्धा के कारण वहाँ पहुँच जाते और दिक्कतें हो जाती। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम को सेना ने गोलीबारी शुरू की। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको पता रहे कि खालिस्तान का आतंकवाद क्या था और कैसे नियंत्रित किया गया। जिस दोबारा से जो जान फूंकने की अमेरिका कोशिश कर रहा है वो क्या था। 4 जून की शाम को सेना ने गोलीबारी शुरू की। अगले दिन सेना की बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक भी स्वर्ण मंदिर पहुँच गए। ज़बरदस्त खून खराबा हुआ और 6 जून को भिंडरावाले को मार दिया गया। स्वर्ण मंदिर पर केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का देश भर में विरोध हुआ, खुद कांग्रेस के अंदर से विरोध हुआ। ये जैसे भी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन अंदर से विरोध को उनके यहाँ सम्मान मिलता है। अभी भी एक पूरा गुट अलग बैठा हुआ है, अलग तरीके से बयान देता है, लेकिन ये जो भी है उनका विरोध हुआ उसके बाद में। और इस विरोध के बाद में कांग्रेस में भी फूट पड़ गई। आम लोगों की मौत के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और दूसरे कई नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया।
कई लेखकों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए, लेकिन किसी ने उनको अवार्ड वापसी गैंग नहीं कहा था। अंतर ये है। जो भी है, इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे। ये इतना मलाई ऑपरेशन नहीं था कि आप घुस गए और आपने लोगों को मार दिया। 83 सैनिक शहीद हुए, 249 सैनिक घायल हुए, 493 खाड़कू और आम नागरिक मारे गए, 84 लोग घायल हुए। खाड़कू चरमपंथियों को कहा जाता है। और 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये भी कहानी अधूरी है। इसके बाद आप खालिस्तान का और ज़्यादा खतरनाक चेहरा देखेंगे। इसके बाद मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने कर दी। इंदिरा गांधी पर इतनी गोलियां चलाई गई थी कि उनका शरीर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था। उनकी हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी हिंसा हुई, सिखों का नरसंहार हुआ भी कह सकते हैं। और उसमें अकेले दिल्ली में 2733 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। देश भर में 3350 सिख मारे गए थे। ये खालिस्तान का रिजल्ट देख रहे हैं आप। ये उस आंदोलन को अमेरिका हवा दे रहा है क्योंकि उसके इशारे पर भारत की सरकार नहीं नाची। और लगातार इन सिख विरोधी दंगों को ये कहा गया कि कांग्रेस के नेताओं ने इसको हवा दी, जबकि ये एक तरह से इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग पक्षों के थे। और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे आरएसएस के लोग भी इससे जुड़े हुए थे, क्योंकि उसको हिंदू बनाम सिख का रंग देकर ये दंगे किए गए और जो नरसंहार में बदल गए। ये भी इतिहासकार कुछ कहते हैं। एयर इंडिया की एक फ़्लाइट 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही है और इस फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया था। ये था खालिस्तान का आतंकवाद। इसमें 329 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। 329 बब्बर खालसा नाम के एक संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली और कहा कि हमने भिंडरावाले की मौत का बदला लिया है। इतना खतरनाक था खालिस्तान का आतंकवाद, जिसको बाइडन दोबारा से हवा दे रहे हैं। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले सेना प्रमुख जनरल AS वैद्य की पुणे में हत्या कर दी जाती है, आर्मी चीफ की, ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली और 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बम्बर ने पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को उड़ा लिया और उनकी मौत हो गई। इस हद तक खतरनाक आतंकवाद ये था। और इस आतंकवाद को जिस तरह काबू में किया गया, उसमें बड़े सारे ह्यूमन राइट वायलेशन हुए, बड़े सारे आम लोग इसका शिकार हुए। किसी तरह से जाके ये शांत हुआ था। अब मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-4 साल से कुछ मिस हैंडलिंग हो रही है। शांत पड़े पंजाब में पिछले दिनों एक दंगा करा दिया गया। खालिस्तान विरोधी जुलूस निकालने निकल पड़े लोग। ये कौन लोग हैं? जब आप बताइए कि जब पहली CIA की साजिश होती है आर्मी चीफ करियप्पा को मारने की, तो उसमें भी एक ही रंग का झंडा दिखता है। दोबारा से खालिस्तान को भड़काने की कोशिश होती है, तब भी उसी रंग का झंडा निकलता है। स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध करना हो तब भी उसी रंग का झंडा निकलता है। कौन लोग हैं ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब खालिस्तान की मांग को अमेरिका हवा दे रहा है, उसी दौरान हम खालिस्तान के विरोध में भारत में माहौल खड़ा करते हैं और दंगे वाली स्थितियां आती हैं। तो ये सोचने का विषय है कि ये कौन लोग हैं जो अमेरिका का काम आसान कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा सोचने का विषय ये है कि क्या भारत को अंतिम रूप से अब तय कर लेना चाहिए कि अमेरिका हमारा कभी भी शुभचिंतक नहीं हो सकता, या हम बार बार धोखा खाते रहेंगे। पूरा इतिहास है धोखों का। अगर मैं बनाऊंगा तो 20 मिनट का वीडियो उस पर भी बन जाएगा। बार बार हमसे दगा होता रहेगा। क्या हम अपने दिल की बात नहीं कह सकते? क्या कहा भारत सरकार ने? भारत सरकार ने सिर्फ यही कहा कि हम तटस्थ रहना चाहते हैं और हम चाहते हैं हर चीज़ों का जो हल है वो बातचीत से निकले। हिंसा किसी चीज़ का समाधान नहीं है। क्या गलत कहा? भारत जो पेट्रोल खरीदने वाला था रूस से, उसको भी टाल दिया इनको खुश करने के लिए। उसके बावजूद ये क्या हो रहा है? क्या भारत इनके चरणों में गिर जाए?
माफ़ी मांग ले, क्या कर ले। जो भी है ये सत्य है, ये कड़वा सच है कि अमेरिका की गोद में बैठने वाले इस देश के नेताओं, इस देश के जो अगुआ हैं और हमारे देश के मंत्रियों को थोड़ी सीख ले लेनी चाहिए। जो इस भारतवर्ष का नहीं हुआ वो देश तुम्हारा कैसे हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।